आपने टाइटैनिक की कहानी सुनी है। वो जहाज जो अनसिंकेबल था, लेकिन एक बर्फानी तूफान में समुद्र में समा गया। 1500 लोगों की जान लेने वाला वो हादसा इतिहास में अमर हो गया। लेकिन समंदर की गहराइयों में एक और जहाज है जिसकी कहानी टाइटैनिक से भी ज्यादा डरावनी, भयानक और दर्द से भरी है। और हैरानी की बात यह है कि आपने शायद इसका नाम भी नहीं सुना। विल्हेल्म गुस्तलोफ। 30 जनवरी 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम दौर। पूर्वी प्रशिया से भाग रहे हजारों शरणार्थी माएं अपने बच्चों को गोद में लिए, बूढ़े लोग जिनके पास सिर्फ एक सूटकेस था, घायल सैनिक जो लड़खड़ाते कदमों से जहाज पर चढ़े। ये था इतिहास का सबसे बड़ा साइलेंट हॉरर। एक जहाज जिसके साथ 9000 से ज्यादा लोगों की जान एक ही रात में चली गई। और ये ट्रेजेडी ना तो किसी आइसबर्ग की वजह से हुई, न ही कोई एक्सीडेंट था। ये था युद्ध का वो क्रूर चेहरा जिसे किताबों ने छिपा दिया। अगर आप सोचते हैं कि टाइटैनिक इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी है, तो संभवतः विल्हेल्म गुस्तलोफ के बारे में जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाने वाला है। स्वागत है आपका साइनो पर। हमारी कहानी साल 1945 से शुरू होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा था। हिटलर के 1000 साल तक टिकने वाले साम्राज्य का सपना चकनाचूर हो चुका था और सोवियत रेड आर्मी जर्मन जमीन को खून से रंगते हुए पूरी यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रही थी। जर्मन द्वितीय विश्व युद्ध हारने के मुहाने पर खड़े थे, लेकिन फिर भी नाजी साम्राज्य की मरी हुई लाश को जिंदा दिखाने के लिए नाजी अधिकारियों ने तय किया कि वो यूरोप में फैले हुए अपने हर नागरिक और हर सैनिक को वापस जर्मनी लाएंगे और युद्ध को जितना हो सके उतना लंबा खींचेंगे। इन सोल्जर्स को वापस जर्मनी लाने के लिए जर्मन नौसेना ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन हैनिबल स्टार्ट किया। 115 दिन चले इस ऑपरेशन में लगभग 2 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जो एक बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जर्मन नौसेना को नुकसान भी काफी हुआ। उसके 245 जहाज डूब गए और 33,000 लोग मारे गए, जो बेहद ही डरावना था। पर इससे भी डरावनी बात यह है कि इनमें से 1/3 यानी 10,000 लोग सिर्फ एक जहाज के साथ मरे, और वो जहाज था MV विल्हेल्म गुस्तालोफ, एक अति विशाल और लग्जरी जहाज जिसे नाजी पार्टी ने एक क्रूज लाइनर के तौर पर कमीशन किया था। गुस्तालोफ के साथ मारे गए लोगों की संख्या कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही साल 1940 में एलाइड फोर्सेस ने भी एक ऐसा ही इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन डायनेमो, जिसमें 235 जहाज डूबे थे। ऑपरेशन हैनिबल से सिर्फ 10 कम, पर फिर भी उस पूरे ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 5,000 लोग मारे गए और गुस्तालोफ अकेले पर 10,000 जाने गई। हालांकि गुस्तालोफ की कहानी सिर्फ इसके डूबने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बेहद ही दिलचस्प इतिहास भी था। 5 मई 1937 को नाजी पार्टी अपने KDF बेड़े के लिए एक क्रूज लाइनर कमीशन करती है। KDF का मतलब था क्राफ्ट डर्च फ्रायड, जो युद्ध के दौरान अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और सैनिकों की मौज मस्ती के लिए बनाई गई एक प्लेजर ऑर्गेनाइजेशन थी। एक तरह से इसके जरिए नाजी पार्टी अपने सबसे वफादार अधिकारियों और सैनिकों को पुरस्कृत करती थी। 200 मीटर से भी ज्यादा लंबे और 25,000 टन से भी ज्यादा वजनी इस क्रूज लाइनर को खुद हिटलर ने हरी झंडी दिखाई और उसी ने इसका नाम विल्हेल्म गुस्तालोफ रखा। ये नाम साल 1936 में मारे गए एक बड़े नाजी नेता विल्हेल्म गुस्तालोफ के सम्मान में रखा गया। मार्च 1938 से सितंबर 1939 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुस्तालोफ लगभग 80,000 यात्रियों को आनंद यात्राओं पर लेकर गया। लेकिन फिर जब युद्ध चरम पर पहुंचा तो इसे एक हॉस्पिटल शिप में बदल दिया गया। अगले 1 साल ये यही काम करता रहा, पर फिर 1940 के अंत में चीजें फिर बदली। इस बार मेडिकल इक्विपमेंट हटाकर इसे पोलैंड में ट्रेनिंग करने वाले सबमरीन सोल्जर्स के लिए एक बैरक शिप की तरह बनाया गया। अगले 4 साल ये सब चलता रहा और इसके साथ कोई खास घटना नहीं घटी। पर फिर आता है साल 1945,
ऑपरेशन हैनिबल स्टार्ट हुआ और विल्हेल्म गुस्तालोफ को भी इसी काम में लगा दिया गया और यहीं से शुरू होता है एक तैरते हुए नर्क का सफर। जब ऑपरेशन हैनिबल स्टार्ट हुआ तब जर्मन नौसेना की स्थिति काफी खराब थी। उसके अधिकतर जहाज बिगड़े पुराने थे और एक तरफ जहां बाल्टिक सागर के आसमान में हर वक्त एलाइड फोर्सेस के बम बरसक विमान मंडराते रहते, तो दूसरी ओर इसी बाल्टिक सागर की गहराई में सोवियत पनडुब्बियां घात लगाए बैठी थी। और सोने पे सुहागा तो ये था कि ये सर्दियों का मौसम था जब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हाड़ जमा देने वाली बर्फबारी होती थी और बड़े बड़े आइसबर्ग किसी भी जहाज को निगलने के लिए आतुर थे। कुल मिलाकर बात ये थी कि जर्मन नौसेना के जहाज़ों की हालत खस्ता हाल थी। फिर भी इन बिगड़े पुराने जहाज़ों में ठूस ठूस कर यात्री भरे गए, जिसका खामियाजा गुस्तालोफ को भुगतना पड़ा। 23 जनवरी 1945 को गिडनिया का बंदरगाह हजारों बेताब शरणार्थियों से भरा हुआ था, जिनमें महिलाएं, बच्चे, सोल्जर्स और तमाम नाजी अधिकारी शामिल थे। विल्हेल्म गुस्तालोफ उनका इंतजार कर रहा था। इस अति विशाल जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसमें इसके क्रू समेत 1900 लोग यात्रा कर सकते थे। किंतु दिक्कत ये थी कि जब ये रवाना हुआ तब इस पर लिमिट से 5 गुना ज्यादा भीड़ थी। जब प्रश्न जीवन और मौत का हो तो तय है कि मनुष्य जीवन को चुनेगा, फिर चाहे वो कितना ही अभेद्य हो। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उस दिन गुस्तालोफ पर 6000 यात्री थे, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 10,000 थी और इनमें भी 90% सिविलियन थे। इनमें कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी थे जिनके पास टिकट थी। दोपहर के ठीक बाद जब ये जहाज रवाना हुआ तब इसका पुल डेक और स्विमिंग पूल का एरिया खचाखच भरा हुआ था। भीड़ इतनी थी कि अटलांटिक की उस -10 डिग्री वाली बर्फीली रात में भी यात्री गर्मी से परेशान थे। इस यात्रा के लिए गुस्तालोफ पर 4 कप्तान थे। यात्रा के मार्ग को लेकर इन चारों में कंफ्यूजन था। इनके पास एक ऑप्शन तो ये था कि सबमरीन से बचने के लिए ये लोग जमीन के करीब स्वेलो वाटर में अपनी जर्नी कंटिन्यू करें, तो दूसरा ऑप्शन ये था कि ये बाल्टिक सागर के उस गहरे पानी में तैरे जहां पर खतरा कम से कम हो। इन लोगों ने गहरे पानी वाला दूसरा ऑप्शन चुना और संभवतः यही इनके अंत की शुरुआत थी। शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास गुस्तालोफ की लाल हरी नेविगेशन लाइट्स चालू हो गई और ये किसी क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठा। लेकिन इसके रवाना होने के सिर्फ 1 घंटे बाद शाम के 7 बजे S-13 नामक एक सोवियत पनडुब्बी गुस्तालोफ का पीछा करना शुरू करती हैं। हालांकि इस दौरान गुस्तालोफ को पनडुब्बियों से बचाने के लिए एक टारबीटो बोट भी इसके साथ थी, पर भारी बर्फबारी के कारण उस पर मौजूद सबमरीन डिटेक्टर और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जम चुकी थी, जिससे ये अब पूरी तरह यूजलेस थी। लगभग 2 घंटे तक पीछा करने के बाद S-13 विल्हेल्म गुस्तालोफ पर एक के बाद एक 4 मिसाइल अटैक करती हैं, जिनमें से 3 ने बखूबी अपना काम किया और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर गुस्तालोफ डूब गया। मिसाइल ब्लास्ट के कारण दर्जनों लोग तुरंत मारे गए और सैकड़ों लोग जलमग्न हो गए और अब भी हजारों की तादाद में यात्री डेक के नीचे फंसे हुए थे। अचानक इतनी भगदड़ मच गई कि लाइफ बोट्स की तरफ भागने वाले यात्री कुचलकर मारे गए। जहाज पर कुल जितनी भी लाइफ बोट्स थी उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सभी अपनी जगह पर जम गई थी और ये जो 9 भी बची थी वो भी ज़्यादा कुछ काम की नहीं थी, क्योंकि इन लाइफ बोट्स को चलाने वाले क्रू मेंबर्स पहले ही मिसाइल अटैक में मारे जा चुके थे। पहले अटैक के लगभग 20 मिनट बाद जहाज तेजी से पोर्ट की तरफ मुड़ा। पिछले हिस्से पर मौजूद लाइफ बोट्स इसके पतवार से टकराकर नष्ट हो गई और उसमें मौजूद लोग सीधे समुद्र में जा गिरे। 2-4 जिंदा बचे आई विटनेसेस बताते हैं कि हजारों पुरुष और महिलाएं खुद को लाइफ बोट्स पर खींचने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में और भी कईयों की जान गई। रात का एक लंबा पहर बीतने के बाद रेस्क्यू बोट्स घटना स्थल पर आई और लगभग 1250 यात्रियों को रेस्क्यू करती हैं। कोई नहीं जानता था कि उस रात यथार्थ में कितने लोग मारे गए, किंतु अनुमानों के मुताबिक ये आंकड़ा 9400 के करीब था। ये इतनी बड़ी संख्या थी कि इसमें टाइटैनिक जैसे 6 हादसे समा सकते थे। कई घंटे बाद कुछ जर्मन अधिकारी घटना स्थल पर तस्दीक करने पहुंचे और इस दौरान उन्हें पानी में एक जीवित बच्चा मिला।
ये संभवतः उस दुखद रात का सबसे सुखद पहलू था। इस घटना का सारांश सिर्फ इतना है कि इंसान अपने अर्थ और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए इतिहास का सबसे बड़ा अनर्थ करने से भी नहीं चूकता।